Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, our today's guest is a dynamic figure, renowned as a prolific writer, poet, journalist, versatile TV personality, actor, motivational speaker, and committed social activist. With a distinct persona as an event journalist, he has seamlessly integrated his varied roles, emerging as a beacon of inspiration and a catalyst for positive change. So, friends, let's welcome युवा अमर आनंद जी. सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने हिलेरी टाइम्स के लोग हैं, हिलेरी एकेडमी के, सबको मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूं कि आपने हमें इस लायक समझा। सर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपने हमें टाइम दिया और आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिला. सर, जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर, आपका नाम है अमर आनंद. जी। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अमर आनंद? इसको हम कैसे समझें? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो एक ऐसा आनंद जो कभी मर ना सके, हम्म. जिसमें निरंतरता हो, जिसमें अमरत्व हो, वो अमर आनंद है। और ये मेरा जो नाम है, वो उसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई, उसमें बहुत सारा संघर्ष जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारा उत्कर्ष जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी पीड़ा जुड़ी हुई है, उसमें बहुत सारा स्नेह है, बहुत सारा सम्मान है, बहुत सारा जुड़ाव है। और एक प्रण है। हम्म. प्रण है, प्राण है, परिश्रम है और परिणाम है। ये सब मिला के अमर आनंद है, उसका परचम है। सो नाइस सर. सर, हमें पता चला कि आपका जो बर्थ प्लेस है पलामू है. जी जी जी, सर, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु एक्चुअली स्पेशली लिव इन दिल्ली, उन्हें पलामू के बारे में नहीं पता. इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट प्लेस सर. जी बिल्कुल बिल्कुल। पलामू तीन शब्दों से बना हुआ है। जी. पलास, लाख और महुआ। ओ. ये ग्रामीण और आदिवासी आबादी के तीन चीज हैं। बहुत हम्म. पुराना जिला है। हम्म. और उसके तीन जिले अब हो गए हैं। हम्म. पहले बिहार में होता था, पहले झारखंड में, हम्म. उसके बाद अब झारखंड में हुआ। हम्म. मतलब 2000 से झारखंड में है ये। हम्म. तो ये मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं 96 में दिल्ली आ गया था। हम्म. तो पलामू जो है, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं पे हमारा जीवन गुजरा है, उसी के शहरों में। हम्म. और वो एक बहुत ही चर्चित है। आपने सुना होगा, वो उसकी चर्चा कई मामलों में होती है, नक्सल के मामलों में ज्यादा होती रही है। हम्म. वहाँ के जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं, उनको नक्सली अपने में जोड़ लेते हैं। उसके लिए सरकार ने और बाकी लोगों ने कई प्रोग्राम किए उनको करने के लिए। वहाँ बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती लोग होते हैं। हम्म. और वहां से मेरा जुड़ाव है। मैं एक वो कहता हूँ, पलामू और झारखंड को जोड़ते हुए हमारा एक कॉमेडी शो है। उसमें मेरा एक डायलॉग है, हम्म. हमारा नाम अमर आनंद है। हम्म. झारखंड में गांव है, उत्तर प्रदेश में पांव है, हम्म. दिल्ली में दांव है, और देश में छांव है, और दुनिया भर में कांव 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 है। सो नाइस सर. सर, आपने देखा होगा कि मैंने इंट्रो में बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए और जी जी जी। मुझे लगा कि वो कम पड़ गए और भी कुछ बोला जा सकता था. सर, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि पहले, बहुत पहले लोग ऐसा कहते थे कि भाई एक नाव में चलो, पर आपके पास तो इतना सारा कुछ है कहने को, बताने जी जी को, करने को. सो माय क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन? आप कौन से डायरेक्शन में जी। अपने करियर को लेके जा रहे हैं सर? क्या है ये? मेरा मेरा बहुत सटीक है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत सटीक है, बहुत सापेक्ष है। मेरा डायरेक्शन ये है कि ईश्वर मुझे ऐसी भूमिका में रखे हम्म. जिसमें मैं बहुत लोगों को दिशा दे सकूं, कल्याण कर सकूं, और बहुत लोगों को रोशनी दे सकूं। हम्म. उसके लिए चाहे मुझे कवि के तौर पे ईश्वर मौका दे, या मुझे टीवी पत्रकार के तौर पे मौका दे, एंकर के तौर पे मौका दे, मोटिवेटर के तौर पे मौका दे, एक्टर के तौर पे मौका दे, किसी भी तरह से मौका दे। लेकिन एक चीज देखेंगे आप, मैं अपने बारे में एक बात लोगों से कहता हूँ। मुझसे मेरे बारे में आप किसी से पूछेंगे, कवि बोलेंगे, कवि हमारा आनंद हो नहीं सकता। हम्म. टीवी एंकर नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो साफ बोलता ही नहीं है। हम्म. आप फिर कहेंगे कि एक्टर, अरे क्या बात करते हैं, एक फिल्म से कोई एक्टर होता है? रघुवीर यादव के साथ मेरी फिल्म आई थी, हम्म. पीवीआर में चली थी 2018 में। मैसी मैं सर. उनका बॉस बना था, 2 मिनट का सीन था मेरा। तो वो कहेंगे एक्टर तो हो ही नहीं सकता। फिर आप किसी और भूमिका में कहेंगे पत्रकार, अरे क्या लिखता है यार, वो पत्रकार नहीं हो सकता। हम्म. लेकिन कहेंगे अमर आनंद कौन हो सकता है? बोले वो धरती पे कोई नहीं हो सकता। हम्म.
वो इस तरह की निम्न मध्यम वर्ग परिवार के परिवार का एक एक 40 से 50 से ऊपर का एक युद्धरत व्यक्ति, प्रयासरत व्यक्ति, जो अपने परिश्रम से बहुत बड़े रोशनी की पुंज को जोड़ के चल रहा है। सरकार, सरोकार, संस्कार, चाह, उत्साह, प्रवाह, वर्दी, वतन और तिरंगा, बहुत सारे पहलू है। हमारी मंजिल वही है जहां से हम ये महसूस कर सकें कि हमको एक सुकून इस बात का है कि हम बहुत लोगों को रोशनी दे सकें। मैं अपनी उम्र को 75 मानता हूं पूरी। मैं 50-51 पे पहुंच गया हूं। पहला हमारा था जख्म का 25 साल, दूसरा जंग का, और तीसरा जश्न की दहलीज पे मैं खड़ा हूं। मेरा जश्न क्या होगा, मेरी मंजिल क्या होगी? मेरा जश्न, मेरी मंजिल ये है कि मैं बहुत से लोगों को रोशनी दे रहा हूं। मैं ऐसे पद पर हूं, ऐसी जगह पे खड़ा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी, बंगला और कार नहीं चाहिए। मुझे माँ काफी है। माँ मेरे लिए भारत है, माँ मेरे लिए मिशन है, माँ मेरे लिए मुहिम है। यही है, और इसी तरह बढ़ चला हूं मैं। मुकाम दर मुकाम होंगे अभी कई फासले, हिम्मत और हौसले का साथ होना चाहिए। तो नाइस सर। सर आपके इन्हीं जो ये आपने जो बातें बताई, द सेम फीलिंग मुझे लगता है कि आपकी एक कविता थी अंतर मन की आवाज, जो जी काफी वायरल भी हुई। तो सर मैं आपसे जी जी जी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ लाइनें आप उसको सुना सकें व्यूअर्स के मैं लिए। वो पूरी कविता 3 मिनट में सुना देता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। जी सर। उसका नाम था मेरी कामना। अच्छा। हाँ, मेरी कामना है वो, उसी में वो चीजें हैं। हम्म। मैं अंतर के उजाले से बाहर के अंधेरे का सामना करता हूं, और ये उजाला पूरी दुनिया को रोशन करे, ऐसी कामना करता हूं। मैं अंतर के उजाले से बाहर के अंधेरे का सामना करता हूं, और ये उजाला पूरी दुनिया को रोशन करे, ऐसी कामना करता हूं। मैं भूखों के लिए रोटी का जरिया बनना चाहता हूं। मैं युवाओं के लिए सकारात्मक नजरिया बनना चाहता हूं। चाहता हूं मैं कि प्रेम की भावना बनूं, और चाहता हूं कि देश के लिए संभावना बनूं। मैं चाहता हूं कि लहराऊं तिरंगा बनकर आकाश में, और चाहता हूं कि भागीदार बनूं व्यक्ति और समाज के विकास में। मैं चाहता हूं कि दर्द बांटूं देश का, और चाहता हूं कि गम छीन लूं परिवेश का। मैं वतन की आजादी का गान बनना चाहता हूं। मैं भारत माँ का स्वाभिमान बनना चाहता हूं। इतना काफी है कि और सुनाइए सर। बहुत अच्छा। घर बन सकूं तो हर होठ पर खुशी के गीत बनूं मैं। जिनके जीवन में है पीड़ा उनका मीत बनूं मैं जालिमों के लिए जलजला बनना चाहता हूं। मैं हारे हुए का हौसला बनना चाहता हूं। दुनिया के लिए उम्मीद की आहट बनना चाहता हूं, और मेहनत कशों के लिए कामयाबी की छटपटाहट बनना चाहता हूं। घर बन सकूं तो हर होठ पर बन सकूं तो सूरज का शौर्य बनूं मैं। सबको अपनाती हुई धरती का धैर्य बनूं मैं जानता हूं कि मेरी ये जंग है बहुत भारी। मैं जानता हूं कि मेरी ये जंग है बहुत भारी, और इस राह में मुश्किलें हैं बहुत सारी। फिर भी ये सिलसिला मैं यूं ही बढ़ाना चाहता हूं। चांद की चांदनी बनकर जमी पर छा जाना चाहता हूं। दुआ कीजिए कि जीत जाऊं मैं हर समर में। दुआ कीजिए कि जीत जाऊं मैं हर समर में। इतने ताकत इतना साहस हो आपके अमर में। इतनी ताकत इतना साहस हो आपके मन में। तो नाइस सर। सर यहाँ मैं यही कहूँगा कि मैं भी बाकी व्यूवर्स के साथ साथ एक अच्छा श्रोता बनना चाहता हूँ। आपकी बातें वाकई जी बहुत जी जी। अच्छी हैं। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग हैं, जरा जरा सी बात पर एक काम करते हुए, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बिग लेवल पर वो कुछ कर रहे हैं, जरा जरा सी बात पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। पर आपने तो जी इतना सब कुछ, मतलब यू हैव स्प्रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप अपने आप को कैसे, मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, फील करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखते हैं? जी जी जी, इसमें कभी दो आपको, चीजें हैं। सर इन समस्याओं को देखते हुए कभी आपको डिप्रेशन ने टच नहीं किया? नहीं नहीं, होता है, लेकिन मैं उस राह से निकलता कैसे हूँ? हाँ। पसंद का खाना, पसंद का गाना, और लिखना लिखाना। हम्म। मैं एक बार मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई थी। हम्म। मैं एक बड़े चैनल में काम करता था, और पूरा का पूरा ग्रुप मेरे ऊपर इस वजह से जलता था कि मैं थोड़ा अलग सा था। हम्म। तो मैंने वहां पर एक कविता लिखी, छोटी है उससे लेकिन बड़ी अच्छी है। हम्म। वो सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। प्लीज सर, प्लीज। हम फिर भी अड़े हुए हैं, हम फिर भी अड़े हुए हैं। हम्म। कुछ इस कदर हम बड़े हुए हैं कि सवालों की तरह खड़े हुए हैं। हम्म। मेरे नक्श पर जख्म के अक्स देखना, बेरहम जमाने से हम बहुत लड़े हुए हैं। हम्म। न हुई कभी हसरतें हावी हम पर, अरमानों के भी कई धड़े हुए हैं।
करीने से सजाने की फिक्र में न जाने मेरी जिंदगी के कितने टुकड़े हुए हैं। मुझ में और खुशियों में रहा फासला हरदम, मुझ में और खुशियों में रहा फासला हरदम, गम हमेशा मेरे हिस्से में पड़े हुए हैं। उखड़ी सांसों से दौड़ते रहे मंजिल की तरफ, रास्ते में न जाने कितने कांटे बिखरे हुए हैं। हमें हटाने हैं वो सारे बदमिजाज पत्थर, ये पत्थर दरअसल आदमी है। हमें हटाने हैं वो सारे बदमिजाज पत्थर जो रुकावट बनकर मेरी राह में पड़े हुए हैं। अभी बाकी है उखाड़ना इस जमीन से न जाने कब कितने मुर्दे गड़े हुए हैं। मुश्किल है मंजिल पर हौसला है कायम, मुश्किल है मंजिल पर हौसला है कायम। मेरे ख्वाबों में कोशिशों के मोती जड़े हुए हैं, और दुबले होते हैं ये सोचकर मेरे दुश्मन, दुबले होते हैं ये सोचकर मेरे दुश्मन, हालात उल्टे हैं हम फिर भी अड़े हुए हैं, हालात उल्टे हैं हम फिर भी अड़े हुए हैं। बहुत अच्छा सर। आपको आपके इन बातों को सुनकर, इन कविताओं की पंक्तियों को सुनकर हमें भी एक क्या कहते हैं, अड़े रहने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। सर, आपके अंदाज की बात हो रही थी तो हमने आपका जब प्रोग्राम देखा, टीवी प्रोग्राम, तो आपका अंदाज वाकई निराला है। आप पॉजिटिव जी जी माइंडसेट वाले इसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ये एक अलग इनिशिएटिव है, और निगेटिव माइंडसेट वाले इसके लिए आलोचना भी कर सकते हैं। तो उसमें जी हमने आपको जी जी देखा जी कि आप उसमें गाना भी गाते हैं। तो मेरा आपसे जी जी ये जी। पूछना है कि आपने इस अंदाज को कैसे अख्तियार किया, क्या इसके पीछे वजह थी? कुछ नहीं, जो जिंदगी की जो प्रैक्टिस है ना, जैसे कभी गा लेना, पता चला कि मैं ठीक से गा नहीं पाता हूँ या ये मेरे ऊपर है, हम्म। क्योंकि किसी एक चीज को मैं टाइम पूरा नहीं दे पाता हूँ। हाँ, तो जितनी भी प्रैक्टिस जीवन की रही, गा लेना, लोगों से मिल लेना, वो करना, वो सब मैंने एक ट्रैक में ले आया मैं। हम्म। तो इसमें क्या था, देखिए पॉलिटिक्स की जो एक्टिविटी है वो 93 से मैं 93 बल्कि 80 से 80 के टाइम, मैं 51 साल का हूँ, मैंने बताया आपको। हम्म। 80 के से प्रैक्टिस रही है, तो उसकी एक्टिविटी, उसकी चीजों पे मेरी निगाह रही। हम्म। अच्छा, आगे चल के 2018 तक हमको मौका ही नहीं मिला कि मैं पॉलिटिक्स में लिख सकूं, तो मैं विश्लेषण लिखने लगा पॉलिटिक्स पे। हम्म। अभी क्या है कि मैं अंदाज से और उससे मैं अपने पिताजी पे गया हूं, मैं कॉमेडियन हूँ। मैं कॉमेडी, हंसने हंसाने का मेरा, हर चीज में कॉमेडी ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने ये मेरा चौथा कॉमेडी शो है। हम्म। दो का, एक हमारा था, एक चैनल पे था, लाइव 24 एक चैनल था, उसमें था बड़े भैया छोटे भैया। उसमें ये था कि लालू और मुलायम की जोड़ी थी, जिसमें लालू स्टाइल मेरा था और मुलायम सिंह का स्टाइल मेरे साथी का था। तो सब कुछ स्क्रिप्टिंग मेरी थी। उसमें मेरा एक डायलॉग था, वो था ऐसे कि लोग समझते थे कि हम चले गए हैं, हम फिर से आ गए हैं, ना तो हमको गैया ने बुलाया है और ना ही भैंसिया ने बुलाया है, हमको तो यूपी वाले भैया ने बुलाया है। हम दोनों देश के खातिर मिलकर पिएंगे भैंसिया के दूध की चाय। एक हमारा वो था। सेकंड में हमने कहा कोरोना से में बहुत डिप्रेशन में लोग हैं, तो एक ऐसे कैरेक्टर को बनाओ, दो कैरेक्टर ऐसे हो जो लोअर मिडिल क्लास के हो। हाँ, उनको टीवी एंकर का काम मिल गया, लेकिन वो पटरी पे कुछ सामान बेचते थे। तो जब वो स्टूडियो में पहुंचेंगे तो कैसे बेचेंगे? खबर ले लो खबर, खबर ले लो खबर, भैया जी खबर ले लो, भाभी जी खबर ले लो, चाची जी खबर ले लो, चाची जी, चाचा जी खबर ले लो, रसदार खबर, मजेदार खबर, धारदार खबर, आखिर में परिवार खबर। तो ये स्टाइल था हमारा, ये था खबर ले लो खबर, प्रोग्राम था हमारा। तीसरा हमने कहा कि भाई हमको चैनल मिल नहीं रहा है, तो हमने भैया जी भाभी जी हमने वो कॉमेडी की शो किया जो यूट्यूब पे चला था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, दोनों आपसी पति पत्नी के उसमें लेकर के। अब ये चौथा कॉमेडी शो है जिसका नाम है आनंद आ गया। आनंद आ गया इतना वाइड रेंज है। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम इसको चुनावी खबरों के हिसाब से चल रहे हैं, पॉलिटिकल, हम पब्लिक की चीजें भी उठाएंगे, और उसमें कभी सम्मेलन भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसमें किसी कोई, देखिए आलोचनाओं का हम क्या करेंगे, मुखालफत से संवरती हमारी शख्सियत, हम अपने दुश्मनों का एहतराम करते हैं। ओह नाइस सर, बिल्कुल। सर, जी आपकी बातों से वाकई आनंद आ भी रहा है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपके जी चैलेंजेस क्या हैं आज के जो वर्तमान जो अभी स्थिति है, इसमें आपके जी जी चैलेंजेस क्या हैं, और उसमें आप जी। अपना स्ट्रेंथ क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए, आपने तीन तरह की पत्रकारिता सुनी होगी। पहला प्रिंट जर्नलिज्म था, उसके बाद टीवी जर्नलिज्म हुआ, अब सोशल मीडिया जर्नलिज्म। हमने जब इसको शुरू किया तो हमने कंसेप्ट रखा इवेंट जर्नलिज्म। लोगों ने कहा कि ये मजाक उड़ाया मेरा। देखिए, जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए, आप समझिए बहुत आगे निकलने वाले हैं। अपमान करे, मजाक, अपमान और मजाक तो ये प्रगति के तत्व हैं, बीज मंत्र है ये सब, है ना। जब तक आन आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक अपमान नहीं होगा, तब तक आप बढ़ेंगे नहीं आगे। तो ऐसे ही हुआ था। हमने कहा असहयोग और आंदोलन क्या था, दोनों अलग अलग भटके हुए, अलग अलग दिशा में चल रहे शब्द थे,
लेकिन गांधी ने उनको एक कर दिया और उसको चला दिया, आज इतिहास है। तो इवेंट जर्नलिज्म हमने क्या किया, कंसेप्ट डेवलप किया, सोशियो म्यूजिकल वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, पुराने फिल्मी गीत, सोशल कॉज, म्यूजिकल वे और ट्रीटमेंट फाइनल जो टेलीविजन स्टाइल वाला चल पड़ा हूँ। स्टार्ट कर चुका हूं मैं। मैंने कहा ना, सरकार सरोकार संस्कार में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े प्रोग्राम कर चुका हूँ, दिल्ली के बड़े बड़े शो, ऐसे जिसमें 100 आईपीएस दर्शक रहे हो, ऐसे जिसमें 80 आईपीएस दर्शक रहे हो, ऐसे जिसमें 1000 बेसिक शिक्षा के बच्चे। निम्न मध्यम वर्ग का संघर्ष हमेशा मेरे कामकाज में रहता है। 1000 स्कूल बेसिक शिक्षा के बच्चे, हमने अभियान तिरंगा है प्रोग्राम किया था, हर घर तिरंगा में, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ, जहां से मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। वहां हमसे कहा गया था कि आप सरकार का स्टाइल नहीं, अपना स्टाइल रखेंगे, हमें आपका स्टाइल चाहिए। और किसने कहा था? जिनके साथ मिलकर मैं मुख्यमंत्री का प्रोग्राम गोरखपुर में कर चुका था। इस तरह की अब चैलेंजेज ये था कि हम कैसे समझाएं लोगों की हम क्या हैं, क्या चीजें हैं। जब आप करते हुए नजर आते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं, और आपसे 99% लोग कट जाते हैं जब आप संघर्ष में होते हैं। आप ये महसूस करेंगे, जितने संघर्ष में लोग महसूस करते हैं। तो हमने जितने को भी बताया, जिसको बहुत टॉप के लोग होते हैं, जब आप अपना काम शुरू करते हैं नौकरी करके, तो आप सड़क पे होते हैं और बहुत तरह की पूंजी चाहिए होती है, जब नहीं होती तो आप परेशान होते हैं, एक चीज की वजह से कई जगह निराश होते हैं। तो बहुत टॉप के समर्थ लोग हैं, वो जो कहें वही कानून होता है, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, वो खा जाएंगे आपको। जो नीचे के लोग हैं उनको लेके नहीं चल सकते, वो कहेंगे हाँ भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। जो मध्यम वर्ग के हैं, वो जो मध्य स्थिति के हैं, वो उनसे आपकी परिस्थितियां मिलती है तब, जैसे ना, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। तो पूरक और परस्पर भाव जिसके साथ मिलता है, आप उस साथी को लेकर चलते हैं। ये गाना किनका था? संतोष आनंद जी का, जिनके गीतों को लेकर चला मैं। वर्दी वतन तिरंगा के साथ इनके बेटे मोहन ने सुसाइड कर लिया था, तो मैंने कहा कि भाई उनके बेटे नहीं है, हमारे पिता नहीं है, तो खाली जगह को भरा जाए, पूरक और परस्पर भाव। इस तरीके से हम उनके साथ 13 प्रोग्राम कर चुके हैं। बाद में देखा गया कि नेहा कक्कड़ ने उनको जो है 5 लाख रुपए दिए, फिर और जगह से मदद मिली, अब उनका जीवन सुखद है। तो हम अब कोरोना के पहले तक मैं उनके साथ में था। तो ये जो चैलेंजेस है, इसी चीज की चैलेंज मैंने सारी बता दी आपको। अभाव का हमेशा प्रभाव रहेगा और आपको परचम लहराना है। कभी कभी मेरी स्थिति ये होती है कि मेरा ट्रीटमेंट ऐसा होता है, जैसे मैं कमिश्नर वाला हूँ, काली गाड़ी मिली है, ड्राइवर गार्ड मिला है, और उससे उतरते ही मैं बैटरी रिक्शा में हूँ। तो मेरी वही जो मेरी वो जो औकात कहा जाए या मेरी सामर्थ्य कहा जाए, वही है। मैं निम्न मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति हूँ, जिसने अपना पराक्रम के जरिए अपना दायरा तो बढ़ा लिया, लेकिन जीवन वही है। जिंदगी का पहला मुकाम और पहला मकान एनसीआर में था, वैशाली गाजियाबाद है, मतलब। तो चीजें बढ़ रही हैं, हर उसके बावजूद, हर संघर्ष के बाद भी उभर के निकला हूँ, कुछ नया दिया है और बहुत बड़ा होने वाला है मेरे साथ। तो नाइस जी सर, आपका जो कार्यक्रम है जिसमें संस्कार की बात आती है, जी और जी आपकी आवाज में भी दम है, आपकी बात सुनी भी जाती है, आप बहुत बेबाकी से जी और अपने एक खास अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। सर, मेरा जो जी प्रश्न है कि आजकल जो हम देखते हैं कि जो ओटीटी के थ्रू, वेब सीरीज के माध्यम जी से जिस तरीके का जी कंटेंट हमारे घरों में आ रहा है, हमारे हम्म यह समाज में उसको जबरदस्ती ये बोल करके कि यही बिक रहा है इसलिए हम दिखाएंगे। तो सर, इस पर हम्म आपकी क्या सोच है, और इसको लेकर के आप क्या आपका कोई इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू मेक समथिंग सर? हम्म। देखिए, जब अंधेरा हो तो रोशनी का आकार बढ़ा दीजिए। हम्म हम्म। हम्म हम लगातार इस विषय पे प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें। सरकार के सिस्टम को हमने इसीलिए जोड़ा है। कई अफसर मेरे दोस्त हैं, अफसरों को कन्विंस किया, मिल करके हम लोग चले। हाँ, तो हमने इसीलिए किया है कि अच्छा, चूंकि सिस्टम में चीजें जाती है तो फैलती हैं, हम्म बिना सिस्टम के नहीं आप कर सकते, हम्म है ना। और सरकार के खिलाफ जाकर के आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, हम्म वो गिर जाना होता है। तो सरकार की चीजों को जोड़ते हुए हमने उसमें बहुत तेजी से मैं प्रयासरत हूँ कि बड़े बड़े, जैसे मेरे पास 20 तरह के सब्जेक्ट हैं, है ना। मेरे पास जो है शिक्षा वाले हैं, मेरे पास नारी उत्थान वाले हैं, मिशन शक्ति जो यहाँ पे होता है, मेरे पास कानून व्यवस्था, वर्दी के जज्बात है। तो जितनी पॉजिटिव चीजें बढ़ाएंगे हम वो करें। और आखिरकार घर में जो माहौल होना चाहिए, हम हंस की भूमिका में होने चाहिए कि दूध और पानी अलग अलग करें। परवरिश में दम है। अगर माँ बाप अलग अलग सीख रह रहे हों, माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, तो क्या करेंगे? आपको अच्छा समाज देना है तो समय देना पड़ेगा। एक तो माँ बाप के हिसाब से बता रहा हूँ, और बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ कि ईश्वर पूर्ण नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है,
ईश्वर के रूप में जो दो लोग माता पिता हैं वो सबसे पहले आते हैं घर में। अगर आपने ऐसा महसूस किया तो ये किसी भी तरह की कोई चीज आपके आसपास नहीं आ पाएगी। सर दैट इज ओके, मगर आपको नहीं लगता कि मतलब एक तुलसीदास जी ने एक उनकी एक पंक्ति थी जिसमें बिनु भय होए न प्रीत, है। और गांधी जी ने भी जी। कहा था, गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, वंस ही सेड दैट जी। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं हम्म। ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जो कंटेंट जो हमारे घरों में जबरदस्ती परोसा जा रहा है, आप जैसे लोगों के माध्यम हम्म। से इसके खिलाफ और इस पर बैन की बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। हम अब आपने जिसको ध्यान दिलाया, देखिए आपने शायद गौर किया होगा, 2 साल पहले 3 साल पहले सरकार ने कुछ कंटेंट को रोका था, अगर आपको याद हो तो। हाँ। सरकार इस पे काम कर रही है और यकीनन मैं आपको मतलब वादा करता हूं आपसे कि जहां कहीं अवसर मिलेगा मैं इस पर वो कहूंगा कि देखिए जो चीजें जिस उम्र में जहां नहीं पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचनी चाहिए, हम्म। हम्म। है ना। इस पे रोक होनी चाहिए। जी। सर आजकल के जो जो आजकल का जो यूथ है, वो जी। आपसे क्या सीखे? आप में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में आजकल मिसिंग है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो आपके तरीके से एक नॉट एट द पोजीशन और ऐसी मैच्योरिटी कि वो अपने आप के लिए कुछ कर सकें, तो उन उन लोगों को आपसे क्या सीखना चाहिए? देखिए ये आप मानते हैं कि मुझसे सीखना चाहिए, मैं तो खुद सीख रहा हूँ आपसे भी और सभी लोगों से। जी लेकिन जी। मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि निरंतरता बरकरार रखें और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है ना। रास्ता ईश्वर देता है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि आपको ईश्वर ने डिजाइन किया है, डिफाइन किया है, और ईश्वर ही डिस्प्ले करेगा। आप बस मेहनत करते रहिए। एक चीज देखिएगा, आपके साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, वो मेहनत कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, लगातार फेल हो रहे, लगातार फेल हो रहे, अचानक उनको परिणाम रखा हुआ मिलता है प्लेट में। ईश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, तुम ऐसा करो, तुमने जो मेहनत की है, जो अपने खून जलाया है, जो तुमने परिश्रम किया, जो तुमने ताने झेले हैं, जो अपमान झेला है, ये उसके लिए ये परिणाम है, ये पुरस्कार है, इसको ग्रहण करो। ईश्वर पे आस्था रखें और मेहनत करते जाएं। कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं। जो आपका लक्ष्य है, हर उपलक्ष्य आपका लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं होती है। मेरे घर माँ बाप नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से मैं धरती पे आया हूँ। तो नाइस। 2020 2002 में दोनों को खो चुका हूँ मैं। जी। सर आपने मेहनत की बात की और उसको कामयाबी से जोड़ा। आपने एक अच्छी सोच को लेकर के अपनी दिशा और दशा बहुत हद तक आपने खुद डिसाइड किया, और मुझे लगता है कि आप उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। ऐसा मुझे लगता है या लोगों को लगता है। लेकिन मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि अमर आनंद जी की नज़र में आपकी मेहनत कहाँ तक सफल हुई है, आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या यह यात्रा पूरी हो गई है या इसमें और भी बहुत सारे आयाम हम लोगों को देखने के लिए बाकी हैं? देखिए जो आयाम थे, जैसे आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस किया तो आपने कई चीजें कही, वो सारी चीजें और तेजी से बढ़ेंगी। मेरी प्लानिंग है सोशल कॉज बेस्ड फिल्मों पर। जैसे हमने अभी एक बार सोचा था कोरोना के पहले, एक नारी सशक्तिकरण पर, समझा करो माँ, ग्रामीण परिवेश को लेकर के। हाँ, बेटी को लेकर के उसके संघर्ष क्या होते हैं, ग्रामीण परिवेश की बेटियों के बड़े संघर्ष होते हैं। जो जो 8-9 बच्चों की माँ है, उसकी बड़ी बेटी को कितना पेन झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के। और एक घुंघरू की तरह हमने सोचा है, घुंघरू की तरह लखनऊ बेस्ड स्टोरी होगी, जो एक व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है कोरोना में, वो किन्नर की टीम में जाकर के नाच रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं है। हाँ, तो ये ऐसी चीजों को लेकर के मैं बहुत आगे बढ़ना है मुझे। और जहां जिस चीज का मौका मिलेगा, कहते हैं ना, मैं मगही भाषी हूँ। कहते हैं जहां जैसन तहां तैसन, ई न जाने तो पंडित कैसन। पंडित का मतलब ब्राह्मण भी होता है, विद्वान भी होता है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरीके का ये हर चीज के। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जख्म जंग और जश्न। हाँ, मैं अपनी मंजिल तक 66% पहुंच चुका हूँ। और बहुत जल्दी आप देखेंगे 70-75 ये फीसदी, 100% पहुंच जाऊंगा। और मैं तो समझूंगा कि मेरे पास कुछ भी न रहे। हाँ, बस मेरा काम चलता रहे, मैं ज्यादा से ज्यादा दे के जाऊं इस धरती को, ताकि लोग ये कहे, जब मैं चला जाऊं तो लोग कहे आनंद आ गया। किससे? मेरे जीवन से। हाँ, मैंने जो था वो आनंद गया, लेकिन वो आनंद था। हाँ, जब मैं उनके पास पहुंचे तो लोग कहे आनंद आ गया। इस तरीके का बड़ा लक्ष्य है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बड़ी मास स्केल पे मेरा लक्ष्य है। और निम्न मध्यम वर्ग का ही है।
कुछ लोग मुझे खलनायक भी समझते होंगे, कुछ लोग नायक भी समझते होंगे, कोई क्या समझता है इससे मतलब नहीं, मेरा ईश्वर मुझे समझता है, मेरा लक्ष्य मुझे समझता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। सर आप 66% पहुंच चुका हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। जी, 66% पहुंच चुका हूँ, 34% बाकी है, और ये 2024 में मुझे लगता है कि मैं 75% तक पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मेरा कमबैक हुआ है। मैं 5 साल तक टीवी की मेन स्ट्रीम से बाहर था। अभी हमने राष्ट्र के नाम एक प्रोग्राम किया है। देखिए, मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, स्पेस को आप मेरी रणनीति पे गौर कीजिएगा। सब लोग लखनऊ अयोध्या में लगे हुए थे, मैंने दिल्ली में इस प्रोग्राम को किया, राष्ट्र के राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति। उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे वीके सिंह जी थे, उनको जिसमें राष्ट्र राम दोनों दिखाई पड़ता है। और रामार्थी हमने एक वर्ड लॉन्च किया, जो विद्या के लिए प्रयास करे वो विद्यार्थी और राम के लिए प्रयास करे रामार्थी। ये इंडिया वॉइस के लिए हमने प्रोग्राम किया था। फिर न्यूज कॉमेडी में भी स्पेस है, न्यूज कॉमेडी में भी स्पेस है, उस तरह की चीजें नहीं होती है, तो मैंने वहां भी स्पेस लिया है। और मेरा कमबैक 5 साल में मैं फिर से वापस आया हूँ टीवी चैनलों की दुनिया में, मतलब एक तरह से पूरी तरह एक्सपोजर के साथ में। तो चीजें बढ़ेंगी, और ये ऐसी जगह जहां से विस्तार बहुत मिलेगा मुझे। अब बाकी मेरा सरकार के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जी आपके एक और जी पेज जी ने सभी का ध्यान खींचा, बड़ा पॉपुलर हुआ, मिसाल और मशाल। तो सर जी 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 उसको जरा आप जरा विस्तार से बताइए। जी 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 जी। देखिए, मिसाल का मतलब वो जो बड़े नाम हैं, जो प्रेरित करते हैं अपने कहानियों से, अपने अंदाज से, अपनी चीजों से, जैसे अमिताभ बच्चन है, नाना पाटेकर हैं, और भी लोग, नरेंद्र मोदी जी हैं, ले लीजिए, मिसाल है। और मशाल वो लोग हैं जो नीचे के स्तर पर, मध्यम स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें प्रेरणा शक्ति, उनमें चीजें हैं। ये आप मान सकते हैं कि मेरी कोशिशें मशाल की तरह हैं, ये मैं मान सकता हूँ कि आपकी कोशिश मशाल की तरह है। हम सब मशाल हैं जो समाज के लिए जल रहे हैं, जो रोशनी दे रहे हैं। तो नाइस सर, आजकल एक वायरस हमारे समाज में आ गया है कि लोग ज्ञान को नहीं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पंडित शब्द का यूज किया और उसको जी विद्या से भी आपने जोड़ा, जी मगर सॉरी, मगर आजकल जो लोग हैं, लोगों को उनके मनी के बेसिस पर स्केल करते हैं। तो मेरा ये बिल्कुल। जानना है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, क्या वो भी जी वो इसी लेवल पर स्केल करते हैं? कहते हैं ना, हाँ हाँ, तिलक करते हैं नियम ना। में राखिए। वो लोग करते हैं जो जो मनी माइंडेड है केवल। वो लोग हैं जो मेरी दुनिया, मेरी चीजों को समझते नहीं है। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 30 से 35% हैं। 65% सिर्फ मुझे जानते हैं कि अमर आनंद है, और अमर आनंद का मतलब वो 10 चीजें जो मुझसे जुड़ी हुई है, वो 10 प्रयास जो मैं करता हूँ, वो जो 10 प्रण जो मैं लेके चल रहा हूँ। मैं पत्रकार के, देखिए, मैं जातिवाचक संज्ञा में था 2016 के पहले। मैं 20 साल का करियर है, इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, समाचार प्लस, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर। लेकिन उसके बाद मैं निकला तो पर्सनैलिटी, हमको देख के वो लोग हैरत में है जिनके साथ 2016 में काम कर रहा होता था। मैंने पर्सनैलिटी स्पेशली, आपको एक मैंने तस्वीर भेजी थी, उसमें आपने देखा होगा कि टॉप ब्रांड के चैनल हमारे सामने लगे हुए हैं। हाँ, और हमने मोटिवेशन का प्रोग्राम जो उम्मीदों की ओर अमर आनंद के साथ तो अलग से मेरा चलता है, युवाओं के लिए और बंदियों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हम उसको भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से, मैं देखिए, मैं सरस्वती और लक्ष्मी दोनों, सरस्वती की ज्यादा आराधना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के जरिए लक्ष्मी आनी है, कोई माने चाहे ना माने। मेरे पास वाणी के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास जो है हुनर तो ही तो है। अब क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि हे ईश्वर, हे माँ लक्ष्मी, मुझे आप उतना ही देना जितनी मुझे जरूरत है। मेरे पास ढेला रखा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोई मुझे क्या आंकता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार कि लोग पैसा रखे रह जाते हैं, अपने लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं। पैसा रखे रहते हैं, ऊपर लेके नहीं जाते हैं। क्या करना है ऐसे जीवन का? भगवान कम दे लेकिन गम न दे, और अच्छा करना करके हम जाएं, ताकि लोग कहें कि नहीं, बहुत अच्छा था और कुछ करके गया। तो अर्थ जो है वो जीवन का हो, अर्थ पैसे का ना हो जीवन में। सो नाइस सर, आपको मैंने जो महसूस किया है कि गंभीर से गंभीर बात को भी आप बहुत सहज तरीके से, जो आम आदमी के समझ में आ जाए, बहुत उस अंदाज में आप बता पाते हैं। एक बात आप और बताइए कि आप अपनी जी आलोचनाओं को कैसे ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं? हाँ, मैं आलोचनाओं का अध्ययन करता हूँ मित्र। मैं ये सोचता हूँ कि आलोचना के पीछे नियत क्या है। जैसे आप, मैंने कहा कि कोई कहेगा कि एंकर नहीं है, तो वो कौन कहेगा जो खुद एंकरिंग करना चाहता है मेरी जगह। हाँ, कोई कहेगा ये सिंगर नहीं है जो गाना चाहता है मेरी जगह, तो मैं उसकी आलोचना को ध्यान नहीं देता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आप पूरी तरह सिंगर हैं? बड़ा सिंगर हूँ। उसके अलावा क्या है? तो कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं केवल सिंगर नहीं हूँ भाई, मैं 20 जगह रोशनी देता हूँ। तो आप एक एक करके मुझे देखेंगे तो कहाँ होगा। हाँ, कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आलोचना करता है, कहता है यहाँ पे ये होना चाहिए, मैं उसको पकड़ता हूँ, ठीक करता हूँ तुरंत।
उस चीप पॉइंट को पकड़ता हूँ। तो आलोचना तो होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हमेशा मान के चलिए, जिसके बहुत सारे आलोचक हो वो बहुत दूर तक जाएगा, वो बहुत मजबूत है और उस पर बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। ऐसा सही। आपके साथ भी होता होगा? बिल्कुल सर, होता है। जी जी और जी मैंने भी वही लाइन पकड़ी हुई है जो कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चौपाए। जी तो ओके, वी शुड बिल्कुल। टेक आवर क्रिटिसाइजर्स लाइटली। सर एक बात आप ये बताइए कि ऐसे में इस क्वेश्चन को व्यू में रख करके कोई कोई गाना जो आपको ध्यान में आ रहा हो, जो आप गाना चाहें, कौन से क्वेश्चन को? इसी किस आलोचनाओं को क्वेश्चन? लेने की बात को। अच्छा, गाना तो बड़ा सोचना पड़ेगा, ये पैर नहीं था लेकिन मैं सोच रहा हूँ। अम, हम्म। हाँ हाँ हाँ, अरे बड़ा बहुत अच्छा है, हम्म। महमूद का है। हम्म। जो आलोचक है वो हमको क्या मान रहे हैं कि हम काले हैं, गोरे नहीं है। हाँ। मतलब हम वो हैं। हाँ, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। अपनी कहा ना, निंदक नहीं राखिए, बिल्कुल अपने बिल्कुल। दोस्तों को करीब रखो, उसको निंदक करीब रखो। तो हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सो नाइस सर। सर आपका जो प्रोग्राम है, आनंद आ गया, जी सर मेरा प्रश्न यह है कि लोगों को यह कार्यक्रम क्यों देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देखना है, बिल्कुल बिल्कुल। लोग टेलीविजन के जो वो जो चर्चा चलती है लठम लठ वाली, हम्म। और एक तरफा, उससे बोर हो चुके हैं। ठीक हम्म। है, लोग निष्पक्ष चीजें चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि उसमें कुछ नया हो। हाँ, हम्म। हमारी जब आप प्रोग्राम आपने देखा होगा, यकीनन देखा है आपने, तो हम्म। उसमें ये होता है कि हम किसी चीज पे गंभीर चर्चा नहीं करते हैं, हम्म। उसको हल्का बना के पेश करते हैं। मुहावरे, जैसे अभी 7:30 बजे जो प्रोग्राम होगा, उसमें मैंने ऐसे किया, जैसे सुनो सुनो सुनो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है, और दोनों का चुनाव मैदान होगा लोकसभा का। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सुनो, वो उसमें है कि जैसे राज्यसभा वाले लोग उम्मीदवार खरीद रहे हैं, तो आजा तुझको पुकारे मेरे नोट रे, ओ मेरे वोट रे, ओ मेरे साथिया। ये सुनेंगे लोग इसको। हम्म। हम्म। हाँ, तो उसमें सटायर भी है, उसमें सारी चीजें भी है, व्यंग भी है और खबर भी है। तो हम्म। इसलिए देखना चाहिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और महसूस करें, बताएं कि इसमें और क्या तब्दीली ला सकती हैं। इस प्रोग्राम को फील्ड में उतारने की जिम्मेदारी है हमारी। वो आगे हम इसके बहुत सारे रंग होंगे। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसमें कवि सम्मेलन भी हम कर सकते हैं। ये हम्म। नाम बड़ा वाइड है ना। हम्म। इसमें हम उसमें ऑडिटोरियम के अंदर कर सकते हैं, ऑडिटोरियम के बाहर कर सकते हैं, हम्म। 100 ऑडियंस में कर सकते हैं, 1000 ऑडियंस में कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, युवाओं के लिए कॉमेडी, बच्चों के लिए कॉमेडी, महिलाओं के लिए कॉमेडी, स्कूल के लिए कॉमेडी। हम्म। तो इस तरीके का, इसलिए इसको इसकी पकड़ बहुत बढ़ेगी समाज में। और जिस चैनल पे है ये प्रोग्राम है, उसका नाम है इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस का मतलब भारत की आवाज। सो नाइस सर। सर एक बात और बताइए कि आप इतना हेक्टिक लाइफ स्टाइल है आपका, आपके कामों को देख करके मैं कह रहा हूँ, तो आप अपने आप को कितना समय दे पाते हैं और कैसे दे पाते हैं अपने आप को, आई मीन फैमिली को, कैसे और कितना समय दे पाते हैं? हाँ, ये सवाल बड़ा उम्दा है। देखिए, ऐसा है कि धरती एक है, हम्म। सूरज एक है, हम्म। चांद एक है, हम्म। देश एक है, हम्म। मेरी संतान एक है, हम्म। मेरी बेटी है। हम्म। हाँ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत हमने बेटी को पढ़ा लिया है। वो हम्म। बीए एलएलबी कर चुकी है। हम्म। हाँ, तो परवरिश में मुझे टाइम नहीं देना है, वो खुद अर्न करती है, वो मॉडलिंग करती है, हम्म। ब्राइडल और उसका अपैरल गहनों का, और वो दुल्हन के लिबास की मॉडलिंग करती है। तो उसको हमें समय देने की जरूरत नहीं है उस हिसाब से, डे टू डे। और कोई संतान नहीं है। और चूंकि कार्य क्षेत्र हमारा दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट कर गया, तो अब तो मैं फिर से दिल्ली को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जो है, मैं इसलिए चूंकि घर की में उसकी माँ, बेटी की माँ अच्छा संभाल लेती है बेटी को, और घर भी, तो इसलिए जो है मैं बाहर समय दे पाता हूँ। परिवार का योगदान तो होना ही चाहिए, मतलब उसमें। तो इसलिए मैं दे पाता हूँ। और मैंने, ईश्वर ने ऐसे सिचुएशंस मेरे साथ बनाए हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता हूँ चीजों को। और अपने को टाइम देने की बात करें, मैंने कहा पसंद का खाना और पसंद का गाना, मैं इस पे बड़ा ध्यान देता हूँ। और मैं गाने से मैनेज रहता हूँ, जितना बीपी शुगर वगैरह सब गाने से, या तो कॉमेडी देखता रहूंगा और कॉमेडी क्रिएट करता रहूंगा, या वो करता रहूंगा, हंसते हंसाते आगे बढ़ाते हुए जीवन को ले जा रहा हूँ मैं अपने लक्ष्य की तरफ। आपकी पसंद का खाना क्या है सर? मैं क्या भिंडी की सब्जी, ओके। कभी कभी खीर या सेवई। हाँ, और क्या बोलते हैं, अंकुरित चना। ओ।
अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये हाँ ये सब चीजें खाता हूँ। हम बिहारी हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं। अच्छा। झारखंडी है जी। तो वो सारी चीजें जहाँ उपलब्ध हो। हम्म। सर आपने कई फिल्मों में काम भी किया है, तो सर जरा जी, आपके बारे में भी अगर कुछ बताएं तो वी विल रियली एंजॉय। फिल्म के बारे में जी सर। देखिए, मैंने 2 फिल्मों में काम किया है। हम्म। पहली फिल्म है जैकलिन आई एम कमिंग। हम्म। एक महिला का मानसिक स्वास्थ्य का संघर्ष था, उस पे आधारित फिल्म थी। होशंगाबाद में इसकी शूटिंग हुई थी। हम्म। हम्म। पलामू के ही मेरे मित्र बंटी दुबे ने उसको डायरेक्ट किया था, और उनके क्रिएटिव डायरेक्टर उनके बड़े भाई पिंकू दुबे थे। इन हम्म। लोगों ने मुझे होशंगाबाद अचानक बुलाया। मैं समाचार प्लस में एसोसिएट एडिटर था 2017 में। हम्म। कहा कि आपको फिल्म दे रहा हूँ और आपकी भूमिका जो है रघुवीर यादव के साथ में है। हम्म। और कहा गया कि बहुत गुस्सैल है वो, हम्म। और वो जो है उनसे थोड़ा संभल के बात करना है। हम्म। और मुझे उनके साथ रोल दिया था। तो आप सोचिए, वो हम्म। गुस्सैल भी थे और संभल के भी बात करना था और रोल भी दिया था साथ में। हम्म। अच्छा, अगर मैं एक्टर होता या बाकी वो होता तो मैं उनके पैरामीटर में नीचे से हो रहा होता, क्योंकि बड़े एक्टर हैं वो। हम्म। मैं पत्रकार था। और आपने एक चीज देखा कि मेरी स्क्रिप्ट खुद की होती है, हम्म। और रघुवीर यादव अपनी स्क्रिप्ट किसी और की स्क्रिप्ट पे रोल करते हैं। हम्म। हाँ। तो ये बात हमारी बातचीत में बड़ी अच्छी थी। जैसे मैं उनसे पहली बार जब भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हम्म। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया रघुवीर जी के साथ में। हम्म। ये हैं, और बाकी कलाकार जो थे, डायरेक्टर वगैरह। फिल्म की जितनी कहानी बताई जा सकती थी बताई गई। हम्म। तो मैंने जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, बहारे चमन से मिल के बहार हो गए, हम्म। बहारे चमन से मिल के बहार हो गए, रघुवीर जी से मिल करके मेरे हसीन सपने, सॉरी, बहारे चमन से मिल के बहार हो गए, मुंगली लाल से मिल के हसीन सपने साकार हो गए। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने गले से लगा लिया। हम्म। हमारी दोस्ती हो गई, हमारा काम आसान हुआ। हम्म। आप यकीन मानिए, बहुत मुश्किल होती है टेक लेने में, बहुत तरह के कारण होते हैं। मैंने फर्स्ट टेक ओके दिया था। मैंने इससे पहले कभी फिल्म में नहीं रहा था, नाटकों में छोटा छोटा रोल किया था। वो लग के नहीं किया मैंने, कोई काम लग के किया ही नहीं, ऐसी परिस्थितियां ही नहीं रही, पैसा ही नहीं रहा, कोई घर में कमाने वाला नहीं रहा, तो फिर आप ही को संघर्ष करना, आप ही को सब कुछ करना है। तो वो जो था वो बड़ी अच्छी चीजें थी, उसको हमने किया, फर्स्ट टेक ओके दिया। और मैं 2 मिनट तक उस फिल्म में दिखा हूँ। और मैं, मेरे वो 4th ग्रेड कर्मचारी बने हैं, और मैं उनका अफसर बना हूँ। तो वो अपनी पत्नी की वजह से परेशान होते हैं, डिप्रेशन में, तो मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ। फिल्म में यही कहानी है। 48 मिनट के बाद मैं दिखता हूँ 2 मिनट लगातार, कम से कम 5-6 सीन है मेरे। मैं उनको चर्च ले जाता हूँ। फिल्म में मेरा नाम है पीटर मेंडलिस। मैं क्रूस लगाता हूँ, और वो मैं नौकरी करता हूँ होशंगाबाद में पीडब्ल्यूडी विभाग में। और वो वहीं पे 4th ग्रेड कर्मचारी, वो साइकिल लेके चलते थे, मैं साथ साथ उनके चलता था। इस तरह की कहानी थी। और दूसरी फिल्म भी पलामू के लोगों ने बनाई है। बार बार पलामू आ रहा है, क्योंकि मैं पलामू का हूँ, पलामू का था और पलामू का रहूंगा, है ना, चाहे कहीं भी रहूं। तो वो पलामू के लोगों ने, उसमें मेरी जो भूमिका थी पत्रकार वाली थी, उसको भी फीचर फिल्म की तरह बनाया गया, और लोकल सिनेमा घर में उसको चलाया गया। गढ़वा पलामू, गढ़वा उसके पास का जिला है, जो पहले कभी सब डिवीजन होता था वहां पर। और डाल्टनगंज, गढ़वा, पलामू, लातेहार, 3 जिले हो गए अब। तो वहां पे वो चलाया गया। गढ़वा में फिल्म तैयार हुई थी, उसका नाम था डिफरेंट। डिफरेंट में मेरी भूमिका पत्रकार की थी। मैंने खुद ही डायलॉग लिखे थे हमारे इसमें। मैं 2 सीन में दिखा, ठीक ठाक सीन था। कभी मैं आदम खान नाम के कैरेक्टर से सवाल कर रहा हूँ, और कभी पुलिस से सवाल कर रहा हूँ। तो आदम खान एक माफिया थे, और पुलिस का उसमें वो था, इंस्पेक्टर थे, कि भाई जो बड़े लोगों का जो होता है, कांड होता है, उसमें तो आप बड़े खामोशी से अपना वो लीपा पोती कर लेते हैं, लेकिन जो जो छोटे लोगों का कांड होता है उनको आप टांग देते हैं। तो भाई बड़े लोगों पे कार्रवाई आखिर कब होगी, सिस्टम पे मेरा सवाल था उस समय। ये 2 फिल्में हमने की। और बाकी जो 2 फिल्में हमारी अपकमिंग होंगी, जिसके लिए मैं वो कर रहा हूँ, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हो सकता है सरकार के सिस्टम से जोड़ करके ही चीजें हैं, लेकिन उन पे भी मैं काम करूंगा। और मैं जब भी काम करूंगा तो सोशल कॉज की फिल्मों पर ही। हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि भाई भोजपुरी फिल्मों की दुनिया कहाँ जा रही है। कोई मतलब उससे मैं प्रेरित नहीं हूँ। उनका अपना अर्थशास्त्र, उनका अपना समाजशास्त्र है। हाँ, उसमें जो हमको जहां तक हम सहमत होंगे देखेंगे। हिंदी फिल्मों की दुनिया कहाँ जा रही है, ओटीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारी चीजें कैसे बढ़े, इस पर हमारा जोर है। और हम अपनी चीजों को प्रकाश पुंज की तरह कैसे लेकर के आगे बढ़े, इस पे हमारा जोर है। और हमको ताकतें कहाँ कहाँ से चाहिए, इस पे हमारा जोर है। और हमारे जोर का शोर हो, ये भी हमें इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। सर आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं,
तो अभी कौन से ऐसे सोशल एविल्स हैं जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं या आप फोकस करना चाहते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वैल्यू को लेकर के फोकस कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी वजह से निराश हैं, आपके साथी किसी वजह से निराश हैं, वो किसी वजह से निराश है। हम अगर किसी का के अच्छे पल हम किसी के साथ गुजारें और हम उनको मोटिवेट करें, हाँ, चाहे हंसा के मोटिवेट करें, चाहे हम हौसला बढ़ा के, जैसे हमारी हर चीज में, मैं बहुत ही आपने दिल से अच्छी बात कही, मेरे हर प्रोग्राम में पंच तत्व होता है, हमारा पंच तत्व है। हम रुलाते हैं, हम हंसाते हैं, हम संजीदा करते हैं, हम उम्मीद पैदा करते हैं और हम आखिरकार लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, तो यही हमारा सोशल वर्क है। हम प्रोग्राम के जरिए ही चीजों को लेकर के चल रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं सोशल वर्क करता हूँ, पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, तरीका बदल गया। अब मैं खुद का दुरुपयोग नहीं होने देता हूँ। आप सामाजिक कार्य में जब जाएंगे मित्र, तो आप ये देखेंगे किसकी मदद कर रहे हैं, पता चला कि वो आपको लूट के ले गया, या आपने किसी को कहीं इंट्रोड्यूस करा दिया तो पता चला कि दोनों का ग्रीवांसेज आप झेलते रहिए। हाँ, बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो मैंने वो किया, बहुत ठोक के करता हूँ, मतलब बहुत तब उसको जांच परख के मैं मदद करता हूँ किसी की हेल्थ इश्यूज में, पति पत्नी के झगड़ों में, या उसमें मैं चाहता हूँ कि मदद करूँ। हाँ, और ये भी है, कोई भी समर्थ व्यक्ति, गौर की मेरी बात पर, अगर ये चाहे कि मेरी पेशेगत सेवाएं मुफ्त में मिल जाए मेरा समय, तो संभव नहीं है, किसी हाल में नहीं। और बाकी जो जो संघर्षरत लोग हैं, जिनमें थोड़ी रोशनी है, जिनको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दिए तो और आगे जाएगा, उनके लिए तो दिल दिया है जान भी देंगे, हाँ, उनके लिए हमारे, क्योंकि मैं कहाँ से निकला हूँ, मैंने जिस दर्द को 16 साल की उम्र में मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे, रहने को घर नहीं था, चंदा करके मैं आया था अपने झारखंड से, मैं जो है गुरुद्वारा में लंगर खाया, कुलियों के साथ खाना खाया, मैंने ऐसे ऐसे संघर्ष के किस्से जो मैं बता नहीं सकता आपको। और जब 50 की उम्र पार किया, तो 50 पार करने के बाद भी कुछ इसी तरह का संघर्ष आया कोरोना के दौरान, लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं फिर उठा हूँ, फिर बढ़ा हूँ, मैं चलता रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। सो नाइस सर। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी यह सीखने को मिलेगा और मिला होगा अमर आनंद जी की बातों से कि संघर्ष चाहे कैसा भी हो, कितना भी हो, कितना लंबा भी हो, पर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड व्यूअर्स, आई डू होप you also learned a lot from our conversation. So Anand ji, thank you बिल्कुल, so बिल्कुल। much for giving me your time, sir. बहुत बहुत आभारी हूँ आपका आशीष जी, और आपका चैनल, आपका ब्रांड, आपका ऐसी बढ़ता रहे, आपकी कोशिशें बड़ी बनती रहें, मेरी शुभकामनाएं। Thank you, sir. नमस्कार। नमस्कार।